नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चीन ताइवान तनाव के चलते बाजार सतर्क। निफ्टी 50 पॉइंट गिरकर 17,300 के नजदीक। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा दबाव। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर्स दबाव में। शुक्रवार को आने वाली पॉलिसी से पहले रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में कमजोरी। बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट शेयर पिटे। सीएनबीसी आवाज से बोले जानकार, कल चौथाई से ½ % रेपो रेट घटा सकता है रिजर्व बैंक। ब्लॉक डील के बाद जोमेटो 5% लुढ़का। उबर बीवी ने कंपनी में अपना हिस्सा बेचा। करीब 3,900 करोड़ रुपए की हुई ब्लॉक डील। आज दोपहर होगी कैबिनेट और सीसीए की बैठक। गन्ने का एफआरपी 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा सकती है सरकार। इस बार 10% की बजाय 10.25% रिकवरी पर तय हो सकता है एफआरपी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। पतंजलि फूड्स, अदानी विल्मर के शेयर में दबाव के साथ कारोबार। सरकार दोबारा खाने के तेल के दाम घटाने का दे सकती है निर्देश। आज अहम बैठक। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और आवाज पर आजादी के 75 साल के सफर का जश्न। आज इसरो की रॉकेटरी पर खास कवरेज। बुलेटिन में आगे अंतरिक्ष में इसरो की ऊंची उड़ान की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार आपको आज ऊपर खुलते हुए दिखा, उसके बाद फिसला। अब दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ी रिकवरी हमने जरूर देखी है, लेकिन अभी भी एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है गिरने के बाद। 17,300 के नीचे है निफ्टी। पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको 50 अंकों की कमजोरी दिखाई देगी। 43 अंकों की कोशिश कर रहा है वापस से 17,300 के ऊपर निकलकर टिकने की। ये इंपॉर्टेंट लेवल भी रहेगा मार्केट को सस्टेन करने के लिए। सिमिलरली बैंक्स में भी आपको रिकवरी दिख रही है। रिकवरी अगर कहीं नहीं है तो वो है मिड कैप्स। मिड कैप्स में रिकवरी नहीं है, इनफैक्ट वो और नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। मिड कैप्स दिन के निचले स्तरों के नजदीक ही कारोबार फिलहाल कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्यूज, जो चीन ताइवान की टेंशन थी, वो बाजार पर भारी पड़ी, इसीलिए हमने मार्केट में एक दबाव एक्सटेंड होते हुए देखा। लेकिन इस वक्त के संकेत एक बार फिर से देख लेते हैं क्या रुझान मिल रहा है, ताकि एक सेंस मिल सके कि रिमेनिंग सेशन में क्या कारोबार हो सकता है। और उस हिसाब से अगर आप एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो शंघाई को छोड़कर सारे बाजार हरे निशान में ट्रेड हो रहे हैं। 1% तक की मजबूती है। अमेरिका के फ्यूचर्स में भी मजबूती थोड़ी और एक्सटेंड ही हुई है। 100 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखाई देगा और नैस्डैक का फ्यूचर फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस वक्त। तो यह है फिलहाल के संकेत। तो चलिए फटाफट से अब बाजार की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। तो चीन ताइवान की जो टेंशन रही उससे बाजार कमजोर रहे और निफ्टी 17,300 के नजदीक फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 200 अंक नीचे है। मिड कैप्स अब 1.25% नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो 250 अंकों तक की वीकनेस दिखा रहा था, अब सिर्फ 100-125 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में रह चुकी है। ऑटो, ऑयल एंड गैस, मेटल स्टॉक्स पिटे हैं आज के सेशन में। कहीं थोड़ी बहुत खरीदारी दिख भी रही है तो चुनिंदा आईटी और फार्मा स्टॉक्स है जहां पर थोड़ी बाइंग है। मिड कैप्स में भी एनबीएफसीज ले लें, मिड कैप बैंक्स देख लें, मिड कैप ऑटो एंसिलरी, शुगर, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये तमाम पॉकेट्स गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं आज के सत्र में। हमारे साथ अब नीरव छेदा मौजूद हैं जो कि निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से हैं। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो रिमेनिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक राय दीजिए। नीचे फिसलने के बाद थोड़ी रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर हो रहा है। संकेत कोई खराब इस समय इंटरनेशनल मार्केट से है नहीं, बट रिमेनिंग सेशन के लिए क्या सजेशन और क्या व्यू होगा मार्केट्स पर? देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो जैसे कि आपने बताया मिड कैप्स ज़्यादा डाउन है, लार्जर कैप्स इतना ज़्यादा सेलिंग में नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत स्मार्ट रिकवरी बताई है अपने सपोर्ट लेवल से। तो निफ्टी में 17,220 का सपोर्ट लेवल है जो उसका ब्रेकआउट लेवल था कुछ दिन पहले।
तो एक बढ़िया लेवल से बाउंस बताया। मुझे लगता है ये जो मोमेंटम आया है वो मोमेंटम जारी रहना चाहिए अगले 2-3 घंटों के लिए, जहां निफ्टी 17,400 17,450 तक ये रैली एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ से बाइंग करने की राय रहेगी। 17,220 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है फ्यूचर में वहां से रिकवरी बताई है 37,700 का। तो 37,650 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में भी ऐसा लग रहा है कि 38,200 38,300 तक ये जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे भी बाइंग करनी चाहिए। आप ओवरऑल देखें तो बाइंग बैंक्स में ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ रहा है, लार्जर कैप्स में और लॉन्ग साइड में बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत और बाइंग आ सकती है। ओके, चलिए, तो बाइंग थोड़ी दिख सकती है निफ्टी बैंक दोनों पर ही, ये सजेशन है नीरव की ओर से। नीरव, कुछ स्टॉक्स भी निकाले हैं क्या आपने? मैंने मिड कैप में एक्चुअली स्टॉक्स निकाले हैं और जैसे कि आपने बताया आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज अच्छी खासी बाइंग है। तो ओरेकल फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ज्यादा बाइंग आई नहीं है। हालांकि आईटी सेक्टर काफी अच्छा रनअप दिया है लास्ट 3-4 दिन में। अब ओरेकल फाइनेंस जो है वो कैचअप कर रहा है। अच्छा ब्रेकआउट दिया है आज के सेशन में, इनफैक्ट कल के सेशन में ये स्टॉक में अबाउट 3200। तो मेरे हिसाब से इसका रैली और एक्सटेंड हो सकता है 3450 3500 तक का। तो यहाँ से बाइंग बनती है। आप ओरेकल फाइनेंस बाय कर सकते हैं, 3250 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 3450 से 3500 का आपका टारगेट बनेगा। दूसरा जो स्टॉक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा नीचे है, केएसबी करके, केएसबी पंप्स। मगर इसमें जो ब्रेकआउट आया है बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है और लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से जो मोमेंटम है ये हफ्ते का वो जारी रहना चाहिए। इवन दो आज नीचे है तो यहाँ से बाइंग बनती है। केएसबी पंप्स आप खरीद सकते हैं 1440 के 1540 का भाव चल रहा है, 1510 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और करीब करीब 1600-1620 तक ये स्टॉक का रैली एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, इस बीच गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर्स देख लेते हैं। स्टॉक हालांकि आपको ½ % नीचे कारोबार करते हुए दिखाई देगा नीरव, तब तक आप स्टॉक के चार्ट भी निकाल लीजिए। नंबर्स अनुमान से नीचे की तरफ रहे हैं। मार्जिन 16% के आसपास आए हैं, 17% का अनुमान था। मुनाफा 345 करोड़ एक्सपेक्टेशन थी, 365 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। और सिमिलरली एबिटा भी 600 करोड़ से घटकर आया है इस बार, और स्टॉक इनफैक्ट लोअर लेवल से रिकवर हुआ है अर्निंग्स आने के बाद। हालांकि जो नंबर्स आए हैं उसमें रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहे हैं, मुनाफा एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहा है थोड़ा सा। कंसोलिडेटेड एबिटा भी 521 करोड़ का आसपास का, जो कि 600 करोड़ से घटा है। अनुमान भी 535 करोड़ का लगाया जा रहा था। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं मार्जिन। एक्सपेक्टेशन 17.1% के आसपास की थी। तो ये फिलहाल रुझान गोदरेज कंज्यूमर में देखने को मिल रहा है। हालांकि एफएमसीजी स्टॉक्स ऑलरेडी हमने लुढ़कते हुए देखे थे आज के सेशन में, यहाँ थोड़ी सी रिकवरी, थोड़ी सी कह सकते हैं आप, आते हुए दिखाई दी है। एक बार इसका चार्ट देखिए नीरव और बताइए पोस्ट अर्निंग एक रिएक्शन तो हम देख रहे हैं। नंबर्स हालांकि एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पे ही रहे हैं, बट क्या व्यू रहेगा इन स्तरों से? देखिए एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है ये स्टॉक, जहां पे ऊपर में अराउंड 885 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये स्टॉक को। वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है और दैट इज व्हाई यू आर सीइंग के एक रेंज बाउंड ट्रेड है। बिल्कुल ही ऊपर में 885 पे अच्छी सेलिंग आ जाती है और नीचे में 840 के पास में अच्छी बाइंग आ जाती है। तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत नेसेसरी है स्टॉक के लिए। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, अवॉइड कर लेते हैं। फटाफट से मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। उसके बाद आरपीजी लाइफ साइंसेज के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अर्निंग्स पर बातचीत करेंगे। लेकिन एनबीएफसी स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं मिड कैप्स में, जहां आपको गिरावट आज हावी होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा प्राइवेट बैंक स्टॉक्स, यहाँ भी प्रेशर आपको आज के सत्र में दिखेगा। एनबीएफसी में क्विकली देखेंगे तो एल&टी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल प्रेशर में दिखाई देगा। मनापुरम में 2% तक की गिरावट है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो आरबीएल बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर कल तेजी थी लेकिन आज वापस प्रेशर है। बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक की कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। ऑटो एंसिलरी लगातार चल रहे थे, ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों ही पॉकेट्स। आज के सेशन में भी देखिए तो टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ प्रेशर दिखाई देगा। शुगर स्टॉक्स, जो गन्ने के एफआरपी बढ़ने की खबर आई है उसके बाद यहाँ भी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। बलरामपुर चीनी, आंध्रा शुगर, इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान, ये प्रेशर में आपको दिखाई देंगे आज के सेशन में। रियल्टी स्टॉक्स में कमजोरी है। रियल्टी स्पेस में आईबी रियल,
गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ सोबा 3% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा में थोड़ी बहुत खरीदारी है, वो भी सिलेक्टिव स्टॉक्स में, पूरी पॉकेट में बाइंग नहीं है, बट सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं स्ट्राइड्स फार्मा, इंडोको रेमेडीज, वॉकहार्ट, जहां पर 3.5% तक का मूव है। सिमिलरली आईटी में भी सिलेक्टिव बाइंग दिख रही है आज के सेशन में, जिसमें अगर आप कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स देखेंगे तो ई क्लर्क सर्विसेज, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम, एल&टी इन्फोटेक, यहाँ पर 7% तक के अप मूव हैं। सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जीआईसीडी, यहाँ तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में, तो ये आप देखिए 8% तक ऊपर हैं। मिड कैप में कुछ और स्टॉक्स जो तेजी दिखा रहे हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, और उस कैटेगरी में आपको दिखेगा एनएचपीसी, एंड्योरेंस टेक, टाटाकॉम और वरुण बीवरेजेस। तो ये सजेशन फिलहाल दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करेंगे आरपीजी लाइफ साइंसेज की। नतीजे आ चुके हैं, और अगर आप नतीजे देखेंगे तो पहली तिमाही में जो कंपनी का मुनाफा है वो 34% और आय 19% बढ़ी है। मार्जिन में भी बढ़त रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए आरपीजी लाइफ साइंसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर युगल सीकरी हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर सीकरी, नमस्कार, स्वागत है आपका। और नंबर्स तो आपके स्ट्रॉन्ग रहे हैं, स्पेशली सीक्वेंशियल बेसिस पे तो काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है, और सीक्वेंशियल बेसिस में मैं देखूं तो मार्जिन आपके 22% पर रहे हैं 13% की बजाय, और सालाना आधार पर भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखाया। वही पिक्चर दिख रही है रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हालांकि हमने देखा था कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी काफी थी, आपकी उन मार्केट्स में प्रेजेंस भी थी, उसके बावजूद भी अच्छे नंबर्स रहे हैं। किन फैक्टर्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? पहले तो धन्यवाद आपको मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। यहाँ नंबर्स अच्छे हैं अभी सभी पर्सपेक्टिव से। रेवेन्यूज अप 19%, पीबीटी अप बाय 30%, मार्जिन जो आपने बताया कि 22.5% है। कैश फ्लो सिचुएशन में हमने बीफ अप किया है। हमारी ग्रोथ मार्केट से काफी बेटर है। इसका जो कारण है वो जो हमने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज अपने 3 बिजनेस के लिए डिसाइड की थी, हम उस स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के लिए जो हमारा 65% कंट्रीब्यूट करता है हमारे बिजनेस को, उसके लिए हमने 5 पिलर डिसाइड किए थे। पहला पिलर था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिजुविनेशन। तो हमने काफी सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। पिछले क्वार्टर में भी हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। हमारा एक मैप पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है, उसमें 4 मैप्स हैं। 5वां मैप हमने लास्ट क्वार्टर में डाला। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दूसरा हमारी प्रायोरिटी थी कि स्ट्रेटेजिक एसेट जो हमारे लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से बड़ा बनाए। तो उसमें भी हमने करीबन 8 लाइन एक्सटेंशंस लॉन्च किए हैं, उनका इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं। तीसरा हमने सोचा था कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी जो 3-3.5 लाख होती थी, इस क्वार्टर में ये 5,40,000 के करीब प्रोडक्टिविटी पर पर्सन निकल कर आई है। That was the third point which we are implementing. Fourth one was जो हमारे कस्टमर सेगमेंट है उनको हम किस तरीके से एडिशनल कवर कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे टारगेटेड कस्टमर सेगमेंट हैं उनमें करीबन 80 to 90% आज कवर कर पा रहे हैं। और लास्ट वन वाज कि हम किस तरीके से अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और ओपेक्स रिडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी एनहांसमेंट, फॉर्मुलेशन री इंजीनियरिंग, जो भी हमने सोचा था वो सब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि पिछले 3 साल से ईयर ऑन ईयर हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, और पिछले क्वार्टर में भी जो हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ वो भी उन्हीं इनिशिएटिव्स को चलते ये मार्जिन इंप्रूवमेंट हो पाया है। ये डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन हमारा चूंकि 65% कंट्रीब्यूट करता है, ये जो भी मैंने आपको बताया वो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के लिए बताया। अभी इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन के लिए हमने डिसाइड किया कि हम फोकस करेंगे कुछ स्ट्रेटेजिक मार्केट्स पर। वो हमने फोकस किया। हमने डिसाइड किया हम कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स पर, नीश इम्यूनोसप्रेसेंट बास्केट पर फोकस करेंगे, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक पर फोकस करेंगे, और हम हमारे जो प्रोडक्ट जो स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस की डिमांड करते हैं उन पर फोकस करेंगे। उसकी वजह से हमको इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई देने को मिली। एंड एपीआई में हमने सोचा था कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान देंगे और उसमें भी एफिशिएंसीज एनहांसमेंट करेंगे। उसकी वजह से एपीआई के बिजनेस को की बढ़ोतरी नजर आ रही है। उसी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को ध्यान रखते हुए मुझे आपको और आपके दर्शकों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है वो भी वी आर वर्किंग ऑन दिस। हमने प्रोडक्ट बास्केट डिसाइड किया अपने इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन के लिए, हमने प्रोडक्ट बास्केट डिसाइड किया एपीआई के लिए, उस पर भी हमारा काम। मिस्टर सीकरी, जैसे आपने बताया कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया,
इंटरनेशनल ऑपरेशंस बेहतर कर रहे हैं डिस्पाइट चैलेंजेस, और कई प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं। तो मैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस पर ही आपकी एक चीज और पूछना चाहती हूँ, क्या कुछ और स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां आप अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, या किस तरीके की प्रेजेंस आप फोकस आप इंक्रीज कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस में? इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस में जैसे मैंने पहले बताया कि हम सिलेक्ट मार्केट्स फोकस कर रहे हैं, उनमें कुछ ROW मार्केट्स हैं और कुछ डेवलप्ड मार्केट्स हैं। हम रिलेटिवली स्मॉल प्लेयर हैं, तो हमने एक नीश स्ट्रेटजी डिसाइड किया है कि कुछ सिलेक्ट मार्केट पर फोकस करो और कुछ सिलेक्ट प्रोडक्ट्स पर फोकस करो। तो प्रोडक्ट्स जो हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट बास्केट है, वो एक हमारा निश पोर्टफोलियो है, प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो है, वो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और जिन जिन मार्केट में इनकी ग्रोथ हो सकती है, उन मार्केट में हम उन प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं। दूसरा, हमने एक कॉम्प्लेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, यूके MHRA ने अप्रूव किया था। वो प्रोडक्ट हम बहुत सारी मार्केट में लेके जा रहे हैं। अभी इस बार हम साउथ अफ्रीका मार्केट में लेके गए हैं, और काफी सारी मार्केट हैं जिनमें हमने रजिस्ट्रेशंस फाइल किए हुए हैं, जहां पर हम ये बास्केट लेके जाएंगे। तीसरा प्रोडक्ट मैंने बताया जिनमें स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस होती हैं, उसका एग्जांपल है निकोरेंडिल। उस प्रोडक्ट की हम फोकस कर रहे हैं, उसको हम यूके में लेकर के गए हैं, उसको हम दूसरी डेवलप्ड मार्केट्स और ROW मार्केट में भी लेकर के जा रहे हैं। उसी के चलते हमने आगे के लिए भी नए प्रोडक्ट उसी तरीके के आइडेंटिफाई किए हैं, जिस पर काम स्टार्ट हो गया है। ओके, चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। यूरोपियन मार्केट्स, यूके मार्केट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स है जहां पर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, फोकस कर रही है। कई इमर्जिंग मार्केट्स पर भी ध्यान है कंपनी का, और डिस्पाइट चैलेंजेस काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं, और आगे का आउटलुक भी मिस्टर सीकरी काफी ब्राइट शेयर करते हुए डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, इंटरनेशनल बिजनेस और API बिजनेस को लेकर। शुक्रिया सर। क्विक आपने बताया अर्निंग्स के बारे में, आगे की ग्रोथ के बारे में, एंड गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक पे फटाफट से नीरव का एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं। नीरव, समय की कमी है तो क्विकली बताइए, क्योंकि ये स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर है और इसमें बाइंग थोड़ी और एक्सटेंड होती हुई दिखी है, क्या सजेशन है इन लेवल से? देखिए, ब्रेकआउट आया है और डेफिनेटली यहाँ से और ऊपर जा सकता है स्टॉक। 725 से 730 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है, तो बाइंग करने के ही संकेत हैं। 670 का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा नीचे आता है 685 तक तो और खरीदिए। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट की। इसरो भारत की आन बान शान है और एक ऐसी संस्था जिस पर हर भारतीय को गर्व है। इसके संघर्ष और सफलता की कहानी किसी फिल्मों के रुपहले पर्दे जैसी रोमांचक है। आजादी के 75 साल के मौके पर हम आपको देश के इस अमृत रत्न की ऊंची उड़ान पर ले चलते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में आपका स्वागत है। आजादी का अमृत मंथन इंडिया एट 75 में आज कहानी इसरो की। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसने भारत और भारतीयों को गर्व करने का बहुत बड़ा मौका दिया है। इसने स्पेस रिसर्च की फील्ड में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं जिन्हें आज भी कई विकसित देश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसरो की इस यात्रा को देखेंगे। वैसे तो इसरो की इस यात्रा में कई अहम पड़ाव हैं, लेकिन हम उन पड़ावों की चर्चा करेंगे जिसमें इसरो ने अपनी काबिलियत का डंका बजवाया, पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत को साबित किया। सन था 1962 जब इनकॉस्पार का गठन हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अध्यक्ष बने विक्रम साराभाई और यहां से शुरू हुई हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की कहानी। 1963 में थुम्बा से हमने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, एक बेहद साधारण सा रॉकेट जिसमें महज कुछ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऊपर आसमान तक गए। लेकिन ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इसरो के लिए एक बड़ा मुकाम, क्योंकि यहाँ से उसने अपना लॉन्च पैड
तैयार कर लिया था। इसके बाद के सालों में इसरो ने एक से बढ़कर एक कमाल किए। हम उस यात्रा में देखेंगे कि 1969 में 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना कर दी गई, यानी इनकॉस्पार से अब ये बाकायदा इसरो बन चुका था। आज़ादी का दिन था 15 अगस्त का, और उसके बाद 1971 में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना की गई। और ये खूबसूरत तस्वीर वहीं की है, और ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये भी वहीं का है। फिर आता है 1975। ये इसरो के लिए एक बड़ी तारीख है, क्योंकि यहाँ पर इसरो ने अपना पहला होममेड उपग्रह यानी कि सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाकर तैयार किया। ये 3 तस्वीरें जो भारत में ही बने सैटेलाइट की हैं, आपको बता रही हैं कि किस तरह से तैयार किया गया। और याद कीजिए वो 2 रुपए का नोट जिस पर आर्यभट्ट की वो प्यारी सी तस्वीर होती थी और आपको और हमें गर्व करने का मौका देती थी। लेकिन आपने अपना सैटेलाइट बना लिया, लेकिन अंतरिक्ष में तो लेकर कोई और गया। हमारे पास अपना रॉकेट नहीं था। इसरो ने कहा चलिए रॉकेट बनाते हैं। 1979 में पहला SLV ट्राई किया, यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लेकिन यहां पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसरो कहां रुकने वाला था, महज 1 साल का वक्त और लिया और तीसरे प्रक्षेपण में SLV-3 को सफलता के साथ उड़ा दिया। न सिर्फ यह अंतरिक्ष में पहुंचा, बल्कि अपने साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर गया और उसे अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। 1980 में यह सफलता हासिल की गई, और इस सफलता के पीछे जो 3 बड़े व्यक्ति थे उनकी तस्वीर देखिए। सतीश धवन साहब, APJ अब्दुल कलाम और S श्रीनिवासन, ये इस टीम का हिस्सा थे जिसने ये सफलता हासिल की थी। रोहिणी उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका था और इसरो ने अपने लिए एक और मुकाम हासिल कर लिया था। यहां से इसरो की कहानी आगे बढ़ती है और अब केंद्रित हो जाती है अपने रॉकेट्स के डेवलपमेंट पर, क्योंकि इसरो को और बड़े काम करने थे, लेकिन बीच में उसने अपने सैटेलाइट डेवलपमेंट के काम को कभी नहीं छोड़ा। पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम एप्पल था, 1981 में ये सामने आया। ये तस्वीर थोड़ी रोचक है, जरा ध्यान से देखिए। बैलगाड़ी पर ये सैटेलाइट रखी है। ये मतलब नहीं है कि 81 में हमारे पास कोई दूसरे ट्रक्स या व्हीकल्स नहीं थे, लेकिन इसे एक मैग्नेटिक फ्री एनवायरनमेंट देना था, इसलिए ये बैलगाड़ी के ऊपर सैटेलाइट लेके आगे ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर इसरो की। और देखिए फिर आता है 1987 और भारत अपना पहला ASLV यानी अब एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तैयार कर चुका है और उसका सफल प्रक्षेपण भी उसने कर लिया। एक बड़ा मुकाम था, दुनिया भर में धाक जमी। फिर आया 1994 जहां पर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का भी सफल प्रक्षेपण कर लिया गया। IRS-P2 को ही अपने साथ अंतरिक्ष में लेकर गया और सफलतापूर्वक उसे उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। फिर इसरो कहां रुकने वाला था, उसने अपने आप की उड़ानों को कमर्शलाइज किया और 1999 से हमने विदेशी सैटेलाइट्स को भी अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने का काम शुरू कर दिया। फिर नई सहस्त्राब्दी में नई ताकत मिली और भारत ने अपने GSLV रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। यह रॉकेट ज्यादा ताकतवर था, अपने साथ ज्यादा पेलोड्स ले जा सकता था। इनफैक्ट इसरो ने एक कीर्तिमान भी बनाया, 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाने का, और उस तरीके से हमने देखा कि हमारी इस कामयाबी को दुनिया ने भी सलाम किया। तो ये थी इसरो की अब तक की कहानी, लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहां से हम आपको लेकर जाएंगे अंतरिक्ष की यात्रा पर। चंद्रयान में आपको सैर कराएंगे चंद्रमा की, तो लेकर चलेंगे मंगलयान से मंगल ग्रह तक। लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इसरो की ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरे प्यारे देशवासियों,